दोस्तों, भारत चीन महाभारत की शुरुआत होती है 1962 से। हालांकि पासे पहले ही फेंके जा चुके होते हैं, लेकिन युद्ध की शुरुआत होती है 20 अक्टूबर 1962 से। आज बात करेंगे भारत और चीन की उन बाउंड्रीज के बारे में जिनकी वजह से 1962 और 1967 का युद्ध हुआ। वह जून 2020 की हिंसक झड़प में भारत के 20 जवानों को शहीद होना पड़ा। बात करेंगे 1962 के युद्ध के बारे में। भारत में नारे लगते थे कि हिंदी चीनी भाई भाई, तो फिर युद्ध के होने के कारण क्या थे, किन कारणों की वजह से भारत इस युद्ध में हारा था और इस हार के बाद भारत के किन किन हिस्सों पर चाइना ने कब्जा जमा लिया था। दोस्तों, 1962 के इसी युद्ध में 123 भारतीय जवानों ने चाइना के 1000 जवानों को मार गिराया था। बात करेंगे 1959 के नाथुला और चोला के युद्ध के बारे में, जिसमें चाइना की करारी हार हुई थी और चाइना कभी भी इस युद्ध के बारे में बात नहीं करता है और ना ही इतिहास में ज्यादा इस युद्ध के बारे में बताया गया है। बात करेंगे जून 2020 में हुई गलवान वैली की हिंसक झड़प में भारत के 20 सैनिकों को शहीद होना पड़ा था। 62 से लेकर 22 तक में जितने भी युद्ध हुए, वो जो भी हिंसक झड़प हुई, उनको समझने से पहले आप एक बार उन जगहों को समझ लीजिए ताकि आपके माइंड में क्लियर इमेज बन सके। सबसे पहले बात करते हैं अक्साई चीन के बारे में, जो कि भारत के लद्दाख का हिस्सा था। दोस्तों, भारत व अक्साई चीन के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसे एलएसी कहा जाता है, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और यह जो लाइन है वह 1962 के पहले अक्साई चीन के ऊपर मानी जाती थी। दोस्तों, भारत और चीन के बीच में जो बॉर्डर रेखा है एलएसी, वह पाकिस्तान के एलओसी से पूरी तरीके से अलग है, क्योंकि एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसमें कि भारत और पाकिस्तान दोनों को पता है कि उनकी बाउंड्रीज एक्चुअल में कहां तक है और उस जगह पर तार की फेंसिंग भी है, जिससे कि ना तो भारतीय सैनिक उधर जाते हैं ना ही पाकिस्तानी सैनिक उस तरफ आते हैं। लेकिन एलओसी को लेकर ऐसा कुछ भी नहीं है, यह लाइन अभी भी अनक्लियर है। दोनों देशों का दावा बाउंड्रीज को लेकर अभी भी अलग अलग है। दोस्तों, भारत आज भी 1913 में हुए शिमला समझौते को मानता है, जिसमें कि मैकमोहन लाइन को अंग्रेजों ने भारत के इंटरनेशनल बाउंड्रीज बताया था। और चाइना इस मैकमोहन लाइन को हमेशा से नहीं मानता है। चाइना क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश, वो जो अक्साई चीन है, वह तिब्बत का ही हिस्सा है, जबकि भारत इसका हमेशा से विरोध करता आया और चाइना की इस एक्टिविटी को इलीगल बताया है। दोस्तों, अंग्रेजों ने उस समय मैकमोहन लाइन को उस लाइन को बताया था जहां पर कि हिमालय पर्वत की क्रेस्ट लाइन होती है, यानी कि जहां पर हिमालय पर्वत के हाईएस्ट पॉइंट होता है, उसी हाईएस्ट पॉइंट को इन दोनों देशों के बीच की बाउंड्रीज बनाई गई थी। दोस्तों, जब 1960 के पहले भारत व चीन के संबंध ऐसे थे कि भारत में नारे लगाए जाते थे कि हिंदी चीनी भाई भाई, तब फिर क्या कारण हुए जिनकी वजह से 1962 का युद्ध हुआ। दोस्तों, इस युद्ध का सबसे बड़ा कारण वह बाउंड्री डिस्ट्रीब्यूशन को ही बताया जाता है, क्योंकि इन दोनों कंट्रीज का अपनी अपनी बाउंड्रीज को लेकर अलग अलग क्लेम है और जब इन दोनों देश की जो सेना है वह पेट्रोलिंग पर जाती थी, तब इन दोनों के बीच में टकराव होता था और हिंसक झड़प हो जाती थी। और दूसरा कारण बताया जाता था कि चाइना ने शिनजियांग से लेकर तिब्बत तक 1956 और 57 के बीच में एक हाईवे बना दिया था, जो कि शिनजियांग और तिब्बत को आपस में जोड़ता था। दोस्तों, कारण इस हाईवे का बनना नहीं था, कारण था इस हाईवे का अक्साई चीन के अंदर से होकर गुजरना, जो कि भारत को बिल्कुल भी पसंद नहीं था और भारत ने इसका काफी कड़े शब्दों में विरोध भी किया था। और इस हाईवे के बारे में भारत को 1959 में पता चला। दोस्तों, जब 1959 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था, तब तिब्बत के दलाई लामा को भारत ने एक सुरक्षित शरण दी थी, जिससे कि चाइना बहुत ही क्रोधित हुआ था और चाइना को ऐसा लगा था कि भारत अब दलाई लामा के साथ मिलकर हम पर हमला भी कर सकता है, जिसके कारण चीन ने अपनी जो सेना है वह अक्साई चीन के पास भी तैनात कर दी थी। फिर सितंबर 1959 के अंदर चाइना ने अपने ऑफिशियल मैप में अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को उसकी टेरिटरी के रूप में ही दर्शाया गया था, जिसके बाद भारत और चीन के संबंध बहुत ज्यादा बिगड़ गए थे। इन सभी एक्टिविटीज के बाद में दोस्तों, चाइना ने भारत को बिना किसी वार्निंग दिए अक्साई चीन पर और अरुणाचल प्रदेश पर हमला कर दिया था, जिससे कि भारत को बहुत ही ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। और इस युद्ध के अंदर भारत के 20,000 सैनिकों ने चाइना के 80,000 सैनिकों का मुकाबला किया। युद्ध 21 नवंबर 1962 तक चला, जिसके परिणाम स्वरूप भारत को बहुत ही भारी नुकसान उठाना पड़ा। और इस युद्ध में भारत के अक्साई चीन की 38,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन चाइना के अंडर में चली गई व अरुणाचल प्रदेश की तवांग डिस्ट्रिक्ट भी चाइना के कब्जे में चली गई। इस युद्ध की एक सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई रिजोंगला पर भी लड़ी गई थी और रिजोंगला के अंदर एक चुशुल नामक क्षेत्र है, जहां पर भी भारतीय हवाई सेना की एक पट्टी है। उस हवाई पट्टी पर चाइना कब्जा करना चाहता था, लेकिन भारत की 13वीं कुमाऊं के 123 वीर जवानों ने चाइना के 1000 सैनिकों को मार गिराया था और उस जगह पर कब्जा करने से रोक लिया था। दोस्तों, चुशुल की जो लड़ाई है वह 17,000 फीट की ऊंचाइयों पर लड़ी गई थी। 17,000 फीट की ऊंचाई इतनी होती है जहां पर सैनिकों को सांस लेने में भी दिक्कत आती है और वहां पर मात्र 123 वीर जवानों ने चाइना के 1000 सैनिकों को खदेड़ दिया था।
दोस्तों इस युद्ध का नेतृत्व मेजर शैतान सिंह बाठी कर रहे थे, जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था और उनकी बॉडी को अगले साल उसी जगह से बर्फ में से निकाला गया था। दोस्तों इस पूरे युद्ध में भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। इस युद्ध में भारत के 1386 सैनिक शहीद हो गए और 1700 सैनिक लापता हो गए, जिनका आज तक पता नहीं चला। दोस्तों इस युद्ध में चाइना ने अक्साई चीन पर कब्जा जमा लिया था और अरुणाचल प्रदेश की तवांग डिस्ट्रिक्ट भी हाथ से चली गई। फिर चाइना की तरफ से सीज फायर डिक्लेयर कर दिया जाता है और वह अरुणाचल प्रदेश से पीछे हट जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं उन कारणों के बारे में जिनकी वजह से भारत 1962 का युद्ध हार गया था। तब सबसे बड़ा कारण बताया जाता है कि उस समय भारत ने अपने एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि अगर हम अपने एयरफोर्स का इस्तेमाल करेंगे तब चाइना भी उसकी एयरफोर्स का इस्तेमाल करेगा और भारत के लोगों पर भी वह हमला कर सकता है। इसी कारण उस समय भारत के एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं करने की जो गलती है वह उस समय बहुत भारी पड़ जाती है। उस समय भारतीय सेना युद्ध के लिए तैयार भी नहीं थी और भारत के पास इतने हथियार भी नहीं थे, वही पुराने हथियार थे और चाइना पूरी तैयारी के साथ अच्छे हथियार लेकर आया था और भारत ने उस जगह पर इतने ज्यादा सैनिकों को तैनात भी नहीं किया था। दोस्तों अब बात करते हैं 1967 के बैटल ऑफ नाथुला और चोला के बारे में, जिसमें चाइना को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था और इस युद्ध के बारे में चाइना कभी जिक्र भी नहीं करता है। दोस्तों नाथुला और चोला सिक्किम के दो पास पास के दर्रे हैं। दोस्तों उस समय का तिब्बत, जो कि आज चाइना के अंडर में, उसकी चुंबी वैली की जो सीमाएं थी वह भूटान और नाथुला और चोला से लगती थी। दोस्तों नाथुला, चोला और जुलेपला ये तीनों स्थान भारत के लिए बहुत ही मुख्य भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये तीनों स्थान बहुत ही ऊंचाई पर है, जिससे कि हम चाइना पर नजर रख सकते हैं और समय आने पर चाइना पर इन जगहों से हमला भी कर सकते हैं। दोस्तों नाथुला, चोला और जुलेपला पर चीन सन 1965 से ही कब्जा करना चाहता था, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा था। उसी समय चाइना ने इसका फायदा उठाया और अपनी सेना इन जगहों पर भेज दी और संकेत दिया कि इन तीनों जगह को खाली कर दिया जाए, वरना इन पर भारी हमला होगा। दोस्तों नाथुला पर मेजर जनरल सगत सिंह राठौर कमांडिंग ऑफिसर थे और बाकी की जगह पर लेफ्टिनेंट जनरल जगत सिंह GOC 33 कोर्प्स के कमांडिंग ऑफिसर थे और ईस्टर्न आर्मी के कमांडिंग ऑफिसर सेम मानेकशॉ थे। दोस्तों इन तीनों जगह के लिए हाई कमांड से इन्हें परमिशन मिली हुई थी कि अगर कल को हालात बिगड़ जाते हैं और युद्ध की स्थिति ज्यादा गंभीर हो जाती है, तब वे अपनी पोस्टों को 3-4 किलोमीटर पीछे करके हाई पोस्टों पर भी कर सकते हैं। और चीन की उस धमकी और उस तरफ चाइना के बढ़ते रुख, हाई कमांड से सीनियर ऑफिसर का ऑर्डर आता है कि नाथुला और जुलेपला से वहां अपनी अपनी पोस्टों को पीछे कर ले। दोस्तों इन ऑर्डर्स को मानते हुए जुलेपला से तो पोस्ट पीछे कर ली गई। दोस्तों उसी के बाद से जुलेपला आज तक चाइना के नियंत्रण में है, परंतु मेजर जनरल सगत सिंह राठौर ने इस ऑर्डर को मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने अपने सीनियर्स का ऑर्डर्स नहीं माना और उसी जगह पर 2 साल तक बने रहे और युद्ध चालू रहा, जिसके परिणाम स्वरूप चाइना को वहां से वापस जाना पड़ा। दोस्तों मेजर जनरल सगत सिंह राठौर के उस एक फैसले की वजह से आज नाथुला भारत के नियंत्रण में है। दोस्तों इसके बाद इन जगहों पर तार फेंसिंग करने का काम चालू कर दिया था, जिसका चाइना ने काफी विरोध किया था और वह बार बार तार फेंसिंग के बीच में आते थे और इस कार्य को रोकते थे। दोस्तों इन सब के बाद में 11 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक नाथुला पर भारत और चीन का युद्ध होता है और इस युद्ध में भारत के 60 जवान शहीद हो जाते हैं, जिसके बाद भी भारत उस जगह से नियंत्रण नहीं खोता और चीन को उस युद्ध में हरा देता है, जिससे कि चाइना जो है वह नाथुला से अपना नियंत्रण पूरी तरीके से खो देता है। दोस्तों इसके कुछ दिनों के बाद ही 1 अक्टूबर 1967 चोला में फिर से चीनी सैनिक आते हैं और भारत के ऊपर फायरिंग करते हैं, जिसके जवाब में भारत मुंह तोड़ जवाब देता है और चीनी सैनिक को वहां से 4 किलोमीटर तक पीछे धकेल देता है और वह इन दोनों जगह पे फिर अपना नियंत्रण पूरी तरीके से खो देता है और आज भी ये दोनों जगह भारत के ही नियंत्रण में है। दोस्तों इस युद्ध में चाइना की इतनी करारी हार हुई थी कि जब भारत और पाकिस्तान का 1971 में युद्ध हुआ था, तब चाइना ने पाकिस्तान की मदद के लिए साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि चाइना समझ गया था कि यह 1962 वाला भारत नहीं है। दोस्तों अब बात करते हैं जून 2020 में गलवान वैली में हुए कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। दोस्तों गलवान वैली का जो बॉर्डर एरिया है उसमें दोनों देश के बीच में समझौता हुआ था और यह समझौता हुआ था कि अब ना तो चीन की सेना इधर आएगी इस बॉर्डर की और ना ही भारत की सेना उस तरफ जाएगी। लेकिन जून 2020 में चीनी सैनिक उस सीमा के अंदर घुसते हैं और भारत के सैनिकों पर हिंसक झड़प कर देते हैं, जिसके कारण गलवान वैली में भारत के 20 सैनिक शहीद हो जाते हैं। दोस्तों रिटायर्ड कर्नल AJ शुक्ला के अनुसार गलवान वैली में हुए इंसिडेंट के बाद से चाइना अब गलवान वैली को ऊंचाइयों पर आ गया है। इन ऊंचाइयों की मदद से वहां आर्टिलरी से आसानी से भारत पर हमला कर सकता है और इसी के पास में भारत ने एक हाईवे बना रखा है जो कि दारबुक सियोक से दौलत बेग गोल्डी तक जाता है। उस हाईवे पर भी अब चीन आसानी से हमला कर सकता है, उस हाईवे को रोक भी सकता है, क्योंकि अब वह गलवान वैली की ऊंचाइयों पर आ गया है। दोस्तों अब बात करते हैं पेंगोंग लेक के बारे में, जो कि लद्दाख के अंदर ही है और इसमें भी बाउंड्रीज को लेकर दोनों देशों के बीच में हमेशा से अलग अलग क्लेम किया जाता है। दोस्तों चाइना हमेशा से क्लेम करता है कि उसकी जो बाउंड्री है वह फिंगर 4 तक है और भारत का दावा हमेशा से होता है कि उसकी बाउंड्री फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक की है। दोस्तों पेंगोंग लेक के जो लेफ्ट साइड में जो एरियाज है उनको फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक का नाम दिया जाता है
और इन दोनों देश के जो बीच में जो क्लेम की गई जो जगह है वह फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 के बीच में है, जिसे ग्रे एरिया भी कहा जाता है। और जो दोस्तों यह जो एरिया है फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8, वहां पर दोनों देशों की सेना समय समय में पेट्रोलिंग करने आती थी। जून 2020 में चाइना ने राइट साइड से लेकर फिंगर 4 तक अपना नियंत्रण कर लिया है। दोस्तों पेंगोंग लेक जो है वह 130 किलोमीटर लंबी व 5 किलोमीटर चौड़ी है। दोस्तों फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक का जो एरिया है वह एरिया 8 किलोमीटर का है, जिस पर कि चाइना का नियंत्रण माना जाता है। दोस्तों अभी हाल फिलहाल में 2021-22 के अंदर चाइना ने फिंगर 8 के पास में एक पुल भी बना लिया, जो कि 400 मीटर लंबी व 8 मीटर चौड़ी बताई जाती है। इस पुल के निर्माण से दोस्तों वहां पर चाइना को जो दबदबा है वह और भी बढ़ जाता है, और अब वहां आसानी से अपने सैनिकों को इस पार से उस पार या कुछ भी जो सामान है आर्टिलरी इसको इस पार से उस पार करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी, और कम समय में वह चीजों को इधर से उधर कर सकता है। दोस्तों जून 2020 इस गलवान वैली में हुए हिंसक झड़प के कारण हमारे जो जवान शहीद हुए थे, उसके विरोध में भारत की जनता ने बहुत समय तक बाइकआउट चाइना के नारे लगाए और चाइना के पुतले बना बनाकर भी जलाए। लेकिन अंत में रिजल्ट यह निकलता है कि 2021 में भारत और चाइना के बीच में इतना ट्रेड होता है कि वह अभी तक की उच्चतम सीमा पर जाकर खड़ा होता है। भारत ने सन 2021 में चाइना के साथ 125 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का व्यापार किया है, और लोग भी बाइकआउट चाइना को भूल गए हैं और फिर से बड़े जोर शोर के साथ चाइना की चीजों का इस्तेमाल होने लगा है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तब एक लाइक और सब्सक्राइब दबाते हुए जाना।